दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। मित्रों, हम इस पृथ्वी पर अकेले ही नहीं रहते हैं, बल्कि हम इस ग्रह पर सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर के वट वृक्ष तथा हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवों के साथ में रहते हैं। अर्थात यह पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह अत्यधिक जैव विविधताओं से भरी हुई है। हम मानव और दूसरे जीव मिलकर के एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। हम इस जटिल पारिस्थितिक तंत्र का मात्र छोटा सा हिस्सा हैं और हमें जीवित रहने के लिए हम इस तंत्र के विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। जैसे वायु हमें सांस लेने के लिए चाहिए, इसी तरह जल हमें पीने के लिए चाहिए और इसी तरह मृदा हमें अनाज पैदा करने के लिए चाहिए। हम जो भी चीज़ें उपभोग करते हैं, इन सभी को पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं, यानी कि पुनः निर्माण करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। यानी कि वन ही है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी सभी दूसरे जीव इन वनों पर ही निर्भर करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले पौधों, जानवरों और वनस्पतियों की संख्या और विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। हम पहले भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में जानेंगे, जिसको फ्लोरा यानी कि वनस्पति जात और प्राणी जात यानी कि फौना कहा जाता है। वनस्पति जात में पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है और इसी तरह से प्राणी जात में जो है जंतुओं और मानव को शामिल किया जाता है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की, तो इसमें भारत का क्या योगदान है और महत्व है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति यानी कि फ्लोरा और जीव जंतु यानी कि फ्यूना पाए जाते हैं। यह विश्व की सारी जैव विविधता की 8% संख्या पाई जाती है। कहां पर? भारत में। भारत में विश्व की सारी जैव विविधता की 8% संख्या पाई जाती है, जो लगभग 16 लाख है। यह अभी तक खोजी जाने वाली संख्या से 2 गुनी या 3 गुनी है। यानी कि अभी तक जो खोजी जाने वाली जनसंख्या है वनस्पति जात की या प्राणी जात की, अभी हम मान सकते हैं कि 2 गुनी या 3 गुनी अभी जनसंख्याएं और खोजी जा सकती हैं। हम अपने दैनिक जीवन में वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर बहुत अधिक निर्भर है। उसका कारण क्या है कि हमें जो है अनाज इनसे मिलता है, साथ ही साथ कपड़े भी इन्हीं से मिलते हैं, उसके अलावा लकड़ियां भी इन्हीं से मिलता है, मसाले और औषधियां भी इसी से मिलता है। और जो ये वनस्पति जात है और जो प्राणी जात है, ये पर्यावरण का संतुलन बनाने में भी सहायता करते हैं हमारी। मानव इतना निर्दयी हो चुका है कि इन वनस्पति जात और प्राणी जात को खत्म करने में लगा हुआ है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो पेड़ों और जानवरों की कई प्रजातियां जो है विलुप्त हो जाएंगी, यानी कि समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, दिखाई नहीं देंगी। इसलिए अभी इन्हें बचाने की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य इनकी कद्र नहीं करते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, यानी कि भारत में जो वन है और वन्य जीव है, इनका संरक्षण सरकार कैसे कर रही है और संरक्षण की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। हमारे देश में वन और वन्य जीवों की संख्या तेजी से घट रही है, इसलिए हमें उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है, जरूरत है। संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता और हमारी जीवन सहायक प्रणालियां जैसे कि जल, वायु और मिट्टी जो है वो सुरक्षित रहती है, इसलिए हमें संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण प्रजातियों के बेहतर विकास, प्रजनन और पौधों व जानवरों के लिए अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हम अभी भी पारंपरिक फसलों के किस्मों पर निर्भर हैं। अगर हम इन फसलों के किस्मों को जो है संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये फसलें हमें दिखाई नहीं देंगी। इसी तरह से जलीय जैव विविधता मछली पालन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, यानी कि विभिन्न प्रकार की मछलियों को बचाने के लिए संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक मछली व्यापारी भी आपको देखने को मिलेंगे और मांस मछली खाने वाले भी लोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए इनका संरक्षण करेंगे तो ही ये जो है जलीय मछलियाँ जो होती हैं, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, वो बच सकती हैं। इसलिए हमें इसका संरक्षण करना आवश्यक है। हम अब देखते हैं कि सरकार ने वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या किया है। तो सरकार ने भारत में प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्य सुरक्षा पर जोर दिया है।
सरकार ने सन 1972 में वन्य जीवन या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम में वन्य जीवों के आवासों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए, यानी कि अलग अलग नियम जो है बनाए गए। संरक्षित प्रजातियों की अखिल भारतीय सूची प्रकाशित की गई कि किनको किनको बचाना है, कौन संकटग्रस्त हैं और कौन जो है विलुप्त होने वाले हैं, इसकी एक सूची बनाई गई। कुछ संकटग्रस्त प्रजातियों की बची हुई आबादी के शिकार और जंगली जीवों के व्यापार पर बहुत जोर दिया गया। सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए कि ये जो खत्म होने वाली प्रजातियां हैं, इनकी आबादी कम ना हो, इनका शिकार ना किया जाए और इनका व्यापार ना किया जाए। इसके लिए जो है बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की जिनका उद्देश्य था गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करना। इन प्राणियों में बाघ, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, इसके अलावा मगरमच्छ, एशियाई शेर, भारतीय हाथी, काला हिरण, हिम तेंदुए और अन्य प्राणी जो है इसमें शामिल किए गए। 1973 में वन अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में तो बाघों की संख्या 55,000 थी, जो घट करके 1827 रह गई है। अब ये 1827 रह गई, जिसका कुछ महत्वपूर्ण कारण देखने को मिले। कारण क्या था? बाघों को मार करके उनका व्यापार किया जाता था। उसके अलावा जो है आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, यानी कि जो जानवर रहते थे उन वनों की कटाई होने लगी थी, तो उनको रहने की जगह नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ बाघों के भोजन के लिए आवश्यक जंगली जानवरों की संख्या भी कम होती गई, क्योंकि लोग शिकार कर रहे थे और लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, तो जंगलों को काट करके आवास बनाया जा रहा था लोगों को रहने के लिए। साथ ही साथ जो है बाघों की खाल का व्यापार किया जाने लग गया। इस वजह से बाघों की जाति जो है विलुप्त होने लगी। उसके अलावा जो है बाघों की हड्डियों को जो है औषधियों में प्रयोग किया जाने लगा था, जो कि बाघों की जाति विलुप्त होने का प्रमुख कारणों में से माना जाता है। तो ये सभी कारण थे जिससे जो है ये जातियां कम हुई। जो आपको बताया गया कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो जानवरों की संख्या, जो बाघों की संख्या थी वो 55,000 थी और वो 1827 रहेगी। ये यही कारण थे जिसकी वजह से ये कम होती चली गई। इसलिए क्या हुआ कि सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट टाइगर जो है दुनिया में सबसे अधिक प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से एक था। प्रोजेक्ट टाइगर के कारण बाघों की आबादी में सुधार हुआ, ताकि मतलब ये प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही सख्त नियम के साथ बना था, इसलिए जो है टाइगरों के आबादी में सुधार होने लगा। केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, यानी कि सेंचुरियां बनाई। जिसमें से अगर हम देखें तो उत्तराखंड में जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। इसी तरह राजस्थान में सरिस्का पशु विहार यानी सेंचुरी स्थापित की गई और असम में मानस बाघ रिजर्व यानी कि आपका ये भी एक सेंचुरी स्थापित किया गया। साथ ही साथ जो है केरल में पेरियार बाघ रिजर्व को भी स्थापित किया गया, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया। तो इस तरह प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए चलाया गया और ये काफ़ी किफ़ायती रहा और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी सेंचुरियां बनाई गई जिनको पशु विहार कहा जाता है, जीव पशु विहार कहा जाता है, और ये उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और केरल में स्थापित किए गए। इसके अलावा जो है 1980 और 1986 में सैकड़ों तितलियों, ठीक है, पतंगों, उसके अलावा भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों की सूची में शामिल किया गया और 1991 में पहली बार पौधों को भी सूची में शामिल किया गया, जिसकी शुरुआत जो है 6 प्रजातियों से हुई। अब हम देखेंगे वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और उनका वितरण कैसे किया गया। सरकार ने वन और वन्य जीव संसाधनों के सुरक्षा, प्रबंध और नियंत्रण के लिए वनों को निम्नलिखित भागों में बांट दिया। इसमें 3 तरह के प्रमुख भाग थे। पहला था आरक्षित वन और दूसरा था रक्षित वन और तीसरा था अवर्गीकृत वन। इनको हम एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। ये आरक्षित वन जो था, ये क्या था? आरक्षित वनों पर सरकार का ही नियंत्रण होता था या होता है। इन वनों में मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको जानवरों को चराने की अनुमति नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे जो भी लकड़ियाँ हैं उनको काट नहीं सकते हैं। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर फूल या औषधि निर्माण के लिए कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकते हैं। देश में आधे से अधिक वन जो है वो आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान भी माना जाता है। आरक्षित वन जो है कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रक्षित वन की। तो रक्षित वनों पर भी सरकार का ही नियंत्रण होता है, ठीक है।
इन वनों के आसपास के लोग जो है वो ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं और पशुओं को चरा भी सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ईंधन की लकड़ी को इकट्ठा करने की अनुमति है। उसके अलावा जो है पशुओं को चराने के लिए भी अनुमति दी गई है, जो आसपास के लोग हैं उनके लिए। लेकिन फिर भी सरकार इन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखती है ताकि इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाया जा सके। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्सा जो है रक्षित वनों में शामिल किया गया है। रक्षित वन जो है आपको बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वनों पर सरकार का, व्यक्तियों का और समुदाय, जिसको कम्युनिटी बोलते हैं, उनका नियंत्रण होता है। इनमें बंजर भूमि भी शामिल होती है। अवर्गीकृत वनों में सभी मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जैसे कि आप लकड़ी बीन सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, पशुओं को चरा भी सकते हैं, यानी कि आप लकड़ी भी इकट्ठा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है आप यहाँ पर पशुओं को भी चरा सकते हैं। अवर्गीकृत वन जो है पूर्वोत्तर राज्यों, गुजरात के कुछ हिस्सों में मौजूद हैं, जहां पे इनको देखा जा सकता है। एक चीज आपको याद रखनी है, जो आरक्षित वन है साथ ही साथ जो आपके रक्षित वन है, इन दोनों को मिलाकर के जो वन बनता है उसको बोला जाता है स्थायी वन। तो इसको आपको याद रखना है, यानी कि आरक्षित वन प्लस रक्षित वन जो है स्थायी वन कहलाते हैं। यानी स्थायी वन की डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं आरक्षित वन और रक्षित वनों का मिला जुला स्वरूप या मेल स्थायी वन कहलाता है। और जो मध्य प्रदेश है उसमें स्थायी वन सबसे ज्यादा हैं, यानी सर्वाधिक हैं। मध्य प्रदेश में देश के कुल वन क्षेत्र का 75% हिस्सा जो है वो शामिल किया गया है। समुदाय और वन संरक्षण। अभी तक हमने पढ़ा कि सरकार ने किस तरह से वन और वन्य जीवन संरक्षण किया। अब हम देखेंगे कि समुदाय ने वन और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे किया है। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय तो सरकार के साथ मिल करके अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि जो स्थानीय समुदाय हैं उनका जो आवास स्थल है वो जंगली है, इसलिए ये समुदाय जो है सरकार के साथ मिल करके संरक्षण का काम कर रहे हैं। जिसमें पहला है आपका सरिस्का बाघ रिजर्व। राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व को बचाने के लिए गांव के लोगों ने वहां खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष किया। हुआ क्या कि जो सरिस्का बाघ रिजर्व है, यहाँ पर सरकार ने खनन कार्य शुरू करवाया, तो इसके विरोध में जो है वहां के लोग जो है वो आगे आए और उन्होंने जो है वहां पे प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से जो है ये खनन कार्य जो है बंद हो गया। तो इस तरह से वहां के स्थानीय लोगों ने खनन कार्य को बंद करा करके सरिस्का बाघ रिजर्व का जो है सेव किया, यानी उसका संरक्षण किया। दूसरा है भैरव देव डाकव सेंचुरी। तो राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। यानी कि जो 5 गांव के लोग थे, इन्होंने क्या किया कि 1200 हेक्टेयर भूमि को जो है भैरव देव डाकव सेंचुरी नाम से घोषित कर दिया। इन लोगों ने भैरव देव डाकव सेंचुरी के संरक्षण के लिए अपने स्वयं के नियम और कानून भी घोषित कर दिए हैं, जिसके तहत यहाँ शिकार की अनुमति नहीं है, यानी कि कोई भी भैरव देव डाकव सेंचुरी में शिकार नहीं कर सकता है और सरकार भी इनके नियमों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इन लोगों के बनाए गए भैरव देव डाकव सेंचुरी में ना तो शिकार किया जा सकता है और इनके जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसमें सरकार भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसी तरह अगला है चिपको आंदोलन, जिसको चिपको मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र के स्थानीय समुदायों ने चिपको आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाया था। इसमें क्या हुआ था कि लोग जो है पेड़ों से चिपक गए थे और इन्होंने कहा था कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे, अगर तुम्हें पेड़ काटने हैं, इन पेड़ों को काटना है तो तुम्हें सबसे पहले हमें काटना होगा। इस तरह से जो आप देख रहे हैं दृश्य में, इस तरह से लोग जो है पेड़ों से चिपक गए थे। ये समुदाय जो थे ये वनों की कटाई को रोकने में कामयाब रहे थे। साथ ही साथ जो है इन समुदायों ने क्या किया था, वृक्षारोपण भी किया था, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ भी लगाए थे। अगला है अपना बीज बचाओ आंदोलन। तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड के टिहरी गांव से 1980 के दशक के अंत में हुई थी। यह आंदोलन विजय जरधारी के नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया था और इन लोगों को जो है पारंपरिक कृषि का भरपूर ज्ञान था, इसीलिए जो है इन्होंने ये आंदोलन किया था कि पारंपरिक कृषि जो है वो हमारे भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। ये लोग चाहते थे कि किसान पारंपरिक कृषि का अभ्यास करे और उसको महत्व दे और पारंपरिक बीजों और वनों का संरक्षण करे, ताकि विकास जो है स्थिर और सतत हो सके। यानी कि स्थिर यानी कि आपका जो है कैसा हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी कि कांस्टेंट हो, साथ ही साथ कैसा हो, सतत हो, यानी कंटिन्यूअस भी होता रहे। तो ये लोग यही चाहते थे, इसलिए बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। अगला है अपना संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम।
वन विभाग के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है ये जिम्मेदारी देती है किसको, समुदायों को। जो समुदाय जो होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वहां के लोग होते हैं, उनको जो है सरकार जिम्मेदारी देती है कि ये लोग जो है वन का रक्षा करें, संरक्षण करें। और बदले में सरकार क्या कहती है कि ये समुदाय जो वनों के संरक्षण कर रही है, रक्षा कर रही है, ये गैर इमारती वन उत्पादों का उपयोग कर सकती है। यानी कि लकड़ी को काटना इनके लिए मना है, लेकिन वहां वन में जो फल फूल मिल रहे हैं, जो मिलते हैं, जो गैर इमारती हैं, उनका उपयोग ये कर सकते हैं। औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया। अब हम पढ़ते हैं पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी देवी देवताओं के वनों के बारे में। तो ऐसे वन जिनकी रक्षा करने के लिए हमें सरकार नहीं कहती है, लेकिन फिर भी हम उनकी रक्षा करते हैं क्योंकि हम उन्हें देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं, इसलिए इन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी देवी देवताओं के वन के नाम से जाना जाता है या देवी देवताओं के वन कहते हैं। वर्तमान में कई समुदाय पेड़ पौधों को पवित्र मानते हैं। हम तो पुराने जमाने से भी मानते आए हैं सभी लोग, और अभी भी वर्तमान में कई समुदाय जो हैं पेड़ पौधों को पवित्र मानते हैं। जैसे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और सांथल समुदाय जो है ये महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा भी करते हैं और सुरक्षा करते हैं। इसी तरह से उड़ीसा और बिहार के आदिवासी जो है विवाह के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। जो उड़ीसा और बिहार की जनजाति है ये लोग क्या करते हैं, इमली और आम के पेड़ों की विवाह के दौरान जो है पूजा भी करते हैं और सुरक्षा भी करते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हम लोग पीपल और बरगद, जिसको बट वृक्ष भी बोला जाता है, इनके पेड़ों को भी हम पवित्र मानते हैं और पूजा भी करते हैं। हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि हम पहाड़ी चोटियों को, यहाँ तक कि झरनों को, पेड़ों को, साथ ही साथ पशुओं को भी पूजनीय मानते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम इन्हें पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं, साथ ही साथ इनकी रक्षा भी करते हैं। हम आसपास में कहीं भी किसी मंदिर के पास जाते हैं तो वहां पर जो बंदर दिखाई देते हैं, लंगूर दिखाई देते हैं, वो सभी मिलते हैं। तो हम इनको मारते नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ खिलाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ पिलाते हैं, और इनको हम क्या मानते हैं कि ये मंदिर का ही कुछ ना कुछ एक समुदाय है, एक हिस्सा है। और थोड़ा और जाने हम तो राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं। वहाँ के समुदाय जो है इनकी रक्षा करते हैं और कोई भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि ये लोग इनको पवित्र मानते हैं। जो बिश्नोई समुदाय है ये क्या करता है कि जो काले हिरण हैं, जो चिंकारा हैं, जो नीलगाय हैं और जो मोर हैं, इनके झुंडों को जो है क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, पवित्र भी मानते हैं, साथ ही साथ रक्षा भी करते हैं। और प्रकृति और उसके संसाधनों की रक्षा में समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हमने अभी तक देखा, इस चैप्टर को समझा कि जो प्रकृति है और उसके जो संसाधन हैं, वन जो हैं, चाहे जो आपके जानवर हैं, चाहे आपके पेड़ पौधे हैं, इन सभी के संरक्षण में जो है समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिला। अभी आज की जनसंख्या या आज का जो हमारा वातावरण है, आज के वर्तमान समय में हम लोग हैं, वो लोग जो है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, ये प्रकृति हम सभी की है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई समुदाय या कोई सरकार ही इसकी रक्षा करेगी। ये हम सभी का कर्तव्य है। इसी के विचार में गौतम बुद्ध ने 487 ईस्वी पूर्व कहा था, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई भी मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यानी कि जो भी पेड़ पे है वो सभी चीजें वो भेंट कर देता है मनुष्य को। ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये गौतम बुद्ध का बहुत ही अच्छा विचार था। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सभी का कर्तव्य है कि आप जो है प्रकृति की रक्षा में अपना भी योगदान दें। अगर आप जो है जानवर पाल नहीं सकते हैं तो कम से कम उनको मारिए मत, पेड़ लगा नहीं सकते हैं तो कम से कम उसको काटिए मत। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और बाकी चैप्टर्स आपके अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको हर चीज जो है मिल जाएगी।